अच्छा जी, अब चैप्टर नंबर 2 से आगे हमारे बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो कोर्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इस न चैप्टर नंबर 2 से वो स्टार्ट होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक्स हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी कि हेल्थ एंड सेफ्टी की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज़ को फॉलो नहीं करेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी, क्या नुकसानात इसके होंगे। इसके अलावा हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के की टर्म्स वो हमने सीख ली कि हेल्थ क्या है, सेफ्टी क्या है, रिस्क क्या है। इसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज किस तरह बनती है, इंटरनेशनल रेगुलेशन, इंटरनेशनल बॉडीज ऐसी कौन कौन सी है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती है हेल्थ एंड सेफ्टी की, और उस स्टैंडर्ड पे फिर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज बनते हैं, और किन किन ममालिक के अंदर जो है इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की लॉज को और स्टैंडर्ड को कंपनीज के अंदर रेगुलेट करते हैं। ये चीज हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी। अब चैप्टर नंबर टू में इस चैप्टर से यानी चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 ये हमारे बेसिक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे है। इन 3 चैप्टर्स में हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम सीख लेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करते हैं, किस तरह हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज होती है, जिस तरह कंपनीज के अंदर दूसरी मैनेजमेंट्स होते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इन सारे मैनेजमेंट के अलावा के साथ साथ हेल्थ एंड सेफ्टी किस तरह मैनेज होते हैं ये हम पढ़ेंगे, और किस तरह किन प्रोसीजर्स के बेस पे किस तरह काम करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डिफिनीशन क्या है ये जानना चाहिए कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो डिफिनीशन है वो है द सेट ऑफ पॉलिसीज, procedures and plannings. The set of policies, procedures and plannings that are used to reduce the workplace hazards is called health and safety management system. Yeah, the set of policies, procedures and planning used to manage workplace health and safety is called health and safety management system. सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हम पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, ताकि हम साइट के अंदर जो रिस्क है, रिस्क हमने पढ़ा, द चांसेस ऑफ द एक्सीडेंट, हादिसात की चांसेस को हम कम से कम करते हैं। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डिफिनेशन है। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे, गिव एन ओवरव्यू ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ फॉर्मल सर्टिफाइड सिस्टम। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मॉडल है उसकी बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज ही मैनेजमेंट में होती है, ये हम पढ़ेंगे। पॉलिसी होते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन उस पॉलिसी के बेस पे बनती है, फिर अरेंजमेंट्स होते हैं, फिर एवॉल्यूएशन होते हैं। तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो मॉडल है उसके बेसिक कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, डिस्कस द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेक इट इफेक्टिव। इस चैप्टर में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 टोटल कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम 3 कंपोनेंट्स के पढ़ेंगे। जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जो बेसिक कंपोनेंट है वो है पॉलिसी, दूसरा सेक्शन, दूसरी चीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पढ़ेंगे, और अरेंजमेंट्स पढ़ेंगे। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की 3 बुनियादी कंपोनेंट्स है जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आखिर की 2 कंपोनेंट्स रहती है अरेंजमेंट्स एंड इवैल्यूएशन, वो हम चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से स्टार्ट होते हैं हमारी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी तक हम हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से बेसिक चीज ही पढ़ रहे थे कि सेफ्टी क्या है, किस तरह लॉज बनते हैं, किस तरह एनफोर्समेंट होते हैं। अब इसके बाद हमने जानना है कि मैनेजमेंट किस तरह बनती है, किस तरह काम करते हैं, और उसकी बेस पे किस तरह रिस्क रिड्यूस होते हैं, किस तरह खतरात कम से कम लेवल पे आते हैं, किस तरह हम वर्कर महफूज करते हैं।
अच्छा, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एलिमेंट 2.1। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का डिफिनेशन मैंने आपको बताया कि द सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्लानिंग that we are using at the workplace to manage the workplace risk। हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करते हैं? पॉलिसी बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, ताकि हम साइट के अंदर जितनी खतरात है उन खतरात को उस प्लानिंग के बेस पे, पॉलिसीज के बेस पे, प्रोसीजर के बेस पे उन खतरात को हम कम से कम लेवल पे ले आए। तो ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, द पीडीसीए साइकिल। अब दुनिया के अंदर आप जो भी मैनेजमेंट स्टडी करेंगे, जो भी मैनेजमेंट आप स्टडी करेंगे, आप में से किसी ने बीबीए या एमबीए मैनेजमेंट, आप में से किसी ने अगर पढ़ा है एमबीए वगैरह, तो दुनिया के अंदर जितनी भी मैनेजमेंट्स होते हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो, या क्वालिटी मैनेजमेंट हो, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, ये सारे मैनेजमेंट पीडीसीए साइकिल के ऊपर काम करती है। हम पीडीसीए के साइकिल अपनी मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं। अब साइकिल क्या होता है? जब हम एक साइक्लिक एक सर्कल में रिवॉल्व होते हैं, तो इसको कहते हैं साइकिल। अब ये पीडीसीए साइकिल क्या है? इसको डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। पीडीसीए साइकिल को, इसकी मुख्तलिफ नाम है पीडीसीए साइकिल की। इसको डेमिंग साइकिल भी कहते हैं, इसको शीवर्ट साइकिल भी कहते हैं। ये अमेरिकन था, उसने ये साइकिल इंट्रोड्यूस किया था 1925 में, आई थिंक। उसका नाम डेमिंग था, तो इसलिए इस साइकिल को डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। फिर एक और बंदा था, उसका नाम शीवर्ट, तो शीवर्ट ने भी इस पे काम किया, इसको शीवर्ट साइकिल भी कहते हैं। इसको सिंपली पीडीसीए साइकिल भी कहते हैं, इसको डेवलपमेंटल साइकिल भी कहते हैं, और इसको बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, या मैनेजमेंट साइकिल। अगर इसको हम बिजनेस के अंदर यूज करें तो इसको बिजनेस साइकिल हम इसकी लिए टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। इसको डेवलपमेंटल साइकिल भी कहते हैं। अब ये साइकिल क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और किस तरह काम करती है और किस तरह हम इसकी बेस पे मैनेजमेंट इंप्रूव करती है, ये साइकिल हमारी मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट के लिए होती है। अगर हम इस साइकिल के अंदर अपनी मैनेजमेंट रिवॉल्व करती है, तो हमारी मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूसली इंप्रूव होते हैं, उसकी कारकर्दगी इंप्रूव होते हैं, और हम अपनी गोल्स, मैनेजमेंट की जो गोल्स है, जिसके लिए मैनेजमेंट बनाई जाती है, वो गोल्स हासिल होते हैं जब हम साइकिल में रिवॉल्व होते हैं। अच्छा, यहाँ पे पी का मतलब है प्लान। पी का मतलब है प्लान, यानी व्हाट यू आर गोइंग टू डू। प्लानिंग, प्लानिंग क्या है कि आपका मैनेजमेंट सिस्टम क्या चाहता है, आपने ये मैनेजमेंट सिस्टम किस मकसद के लिए बनाया है। प्लानिंग में हमारी पॉलिसीज आती है कि हमारी मैनेजमेंट जो हमने बनाया है, इस मैनेजमेंट का मकसद क्या है। हम प्लान करते हैं कि हमारा ये मकसद है, इसलिए हम ये मैनेजमेंट बनाते हैं। तो अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम वर्क के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर रिस्क को कम करें, हादिसात के चांसेस को कम करें, और अपनी वर्कर को एक महफूज माहौल फराहम कर सके। ये हमारा एम्स होता है, हमारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये हमारा प्लानिंग होता है। तो हम ये चाहते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। यहाँ पे चूंकि ये साइकिल हम हर मैनेजमेंट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इवन ये साइकिल हम अपने डेली लाइफ पे, अपनी जिंदगी पे भी ये साइकिल हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादातर जो है फोकस, कंसंट्रेशन हम हेल्थ एंड सेफ्टी को देंगे। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, यानी हम ये साइकिल अगर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पे इंप्लीमेंट करती है, तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारा मकसद हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बनाने का ये होता है कि हम अपने वर्कर को एक महफूज माहौल फराहम कर सके, उनको हादिसात से बचाए, उनको बीमारियों से बचाए। तो ये हमारा प्लानिंग होता है। अच्छा, नेक्स्ट, डू। डी का मतलब है डू इट। डू इट का मतलब है जो आप प्लानिंग करते हैं,
जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें करेंगे, कुछ अरेंजमेंट करेंगे, तो आप दूसरे सेक्शन में या जो दूसरे पार्ट में आप इस साइकिल के अंदर आप डू इट। जो आप चाहते हैं उसके लिए आप प्रैक्टिकली कुछ करते हैं, डू इट, वो करें जो आप चाहते हैं, जिसकी जो आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आप कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अरेंजमेंट करें ताकि वो आपका जो प्लान है, आपका जो मकसद है वो हासिल हो सके। तो डू में जो आप चाहते हैं उसके लिए आप ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड पे प्रैक्टिकली कुछ करें ताकि अपना आपका मकसद हासिल हो जो आपने प्लान में सेट किया है। अच्छा, अब हम एक एक स्टेप हम सेफ्टी के साथ को रिलेट करते हैं। प्लानिंग में मैंने सेट किया कि मेरी साइट के अंदर हादिसात की रेशो कम हो। तो ये मैंने प्लान किया कि 2021 के अंदर मेरी साइट के अंदर जो हादिसात हुई, 2022 में मैं उन हादिसात का 50% कम करूंगा। मैं 50% हादिसात में रिडक्शन लाऊंगा, कमी लाऊंगा अपनी साइट के अंदर। तो ये मेरा प्लानिंग है। अब डू इट। अब जब मैं हादिसात कम करना चाहता हूं तो इसके लिए मैंने कुछ करना होगा। हादिसात इस तरह कम नहीं हो सकती, आपका वर्क प्लेस इस तरह सेफ नहीं हो सकती, आपने कुछ करना होगा। तो हम साइट के अंदर कुछ इस तरह की अरेंजमेंट्स करेंगे। मैंने आपको वो बताया कि मैनेजमेंट एट द सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, अरेंजमेंट्स। तो हम कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि हमारी साइट के अंदर हमारी हादिसात कम हो और हमारा प्लानिंग में हमने जो मकसद, जो पॉलिसी सेट की है एक्सीडेंट रिडक्शन का 50% कम करने का, ताकि वो हासिल हो। तो हम प्लानिंग में क्या, डू में क्या करते हैं? डू में आप साइट पे स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड सेफ्टी अरेंजमेंट्स करते हैं। उसमें हम वर्कर को ट्रेनिंग देते हैं, उसमें हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसमें हम साइट के अंदर इंस्पेक्शन करते हैं ताकि जो चीज़ अनसेफ हो वो हम निकालें, वो हम खत्म करें साइट से। इसके अलावा हम वर्कर को बार-बार ट्रेनिंग्स देते हैं। हम जितनी भी साइट के अंदर मशीनरीज़ होते हैं उसकी मेंटेनेंस करते हैं ताकि उस मशीनरी की वजह से हमारी साइट के अंदर कोई हादिसात ना हो। हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारी साइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करें ताकि जब वो स्टैंडर्ड हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हादिसात बाय डिफ़ॉल्ट कम होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो हम मैनेज कर सकते हैं, जो हम डू में यानी अरेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा प्लान हासिल हो सके। अच्छा, चेक, सी का मतलब है चेक। चेक का मतलब है कि आप अपनी मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन करेंगे। उसका आप उसका तजिया करेंगे कि आया मैंने प्लानिंग भी किया हुआ है, उस प्लानिंग के लिए मैंने अरेंजमेंट भी की हुई है। आया उस अरेंजमेंट्स के बाद मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा हूँ या नहीं जा रहा? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी साइट के अंदर हादिसात 50% कम हो। मैंने उसके लिए अरेंजमेंट भी की है डू सेक्शन के अंदर। लेकिन मेरी हादिसात साइट के अंदर अभी भी ज़्यादा है। तो क्या वजह है? मैं चेक करूँगा, क्या वजह है? साइट के अंदर प्लानिंग में मसले हैं या अरेंजमेंट्स जो हम डू में करते हैं, उस अरेंजमेंट्स में मसाइल है, क्या वजह है? तो हम उसकी चेकिंग सेक्शन में सी में हम वो गलती निकालेंगे। वो गलती जो हमारी टारगेट से हमें डिविएट करते हैं, जो हमारी टारगेट अचीव करने नहीं देती, वो गलती हम निकालेंगे। वो वो लूप होल्स हम निकालेंगे। वो इनइफेक्टिवनेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम निकालेंगे जो कि खराबी है और जो हमारी साइट के अंदर हादिसात को फिर भी ज्यादा है उसकी वजह से, तो वो चीज हम निकालेंगे। ए का मतलब है एक्ट। जो गलती आप निकालते हैं उसको रिक्टिफाई करते हैं, उसको ठीक करते हैं ताकि आप फिर लाइन पे बन जाए और एक्ट में दोबारा साइकिल स्टार्ट होते हैं। तो इस तरह हम जब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर रिवॉल्व होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि साइकिल के दौरान, इस साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हम अपने मकासद में कामयाब होते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूअसली इंप्रूव होता है। अब मैं आपको इस साइकिल के अंदर आपको डेली लाइफ पे आपको समझाना चाहता हूं ताकि ये मैनेजमेंट में आप इंप्लीमेंट कर सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लेट सपोज मैंने प्लानिंग किया कि मैं निबोश करना चाह रहा हूँ, आईजीसी करना चाह रहा हूँ, मैं निबोश सर्टिफिकेशन हासिल करूँ ताकि मैं गल्फ में या किसी और मुल्क में अच्छी नौकरी हासिल कर सकूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ। मेरा ये प्लानिंग है, मेरा ये पॉलिसी है, मेरा ये ऑब्जेक्टिव्स है, मेरा ये गोल्स है। तो प्लान में मैंने ये सेट किया। अब डू, निबोश सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए मैंने कुछ करना होगा। मुफ्त में मुझे निबोश वाली सर्टिफिकेट नहीं देंगे। उसके लिए क्या करना होगा? डू में कौन सी अरेंजमेंट्स मैंने करनी होगी? सबसे पहले मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है निबोश के साथ, फिर ट्रेनिंग लेनी है, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करनी है,
लिटरेचर देखना है, बुक्स देखनी है, प्रीवियस पेपर देखना है, उस पे प्रैक्टिस करना है, सिनेरियो बेसिक जो पेपर्स हैं उस पे प्रैक्टिस करना है, तो अपने आप को तैयार करना है एग्जाम के लिए। तो ये डू में आते हैं। अब डू में मैंने सब तैयारी की, फिर मैं अपेयर हुआ एग्जाम के लिए। तो खुदा ना खास्ता मैं एग्जाम में जब अपेयर हुआ तो मैं रेपर हुआ, 40% मार्क्स मैंने ली। अब मैं रेपर हुआ तो चिक में मैं चेक करूंगा अपने आप को कि इस डू सेक्शन में यानी अरेंजमेंट में कहाँ पे मुझसे गलती हुई, जो मैं अपने टारगेट की तरफ, जो मेरा टारगेट है वो मिस हुआ, यानी मैं निबोस सर्टिफिकेशन हासिल ना कर सका फर्स्ट अटेम्प्ट में। कौन सी कहाँ पे गलती थी? आया मैंने सही इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन नहीं की, मैंने ट्रेनिंग सही नहीं ली, मैंने जो है प्रीवियस पेपर स्टडी नहीं की, मैंने प्रॉपर टाइम नहीं दिया स्टडी को। कहाँ पे गलती है जो मैं निकाल सकूं? तो आप अपनी गलती को निकालेंगे, आप अपनी स्पेसिफिक जो हार्ड स्पॉट है, जो कंसर्न पॉइंट है, आप उस पे जाएंगे कि यहाँ पे मुझसे गलती हुई जो मेरे फेल होने के सबब बनी। तो आप लेट्स सपोज आपने स्टडी सही नहीं की, तो ये चीज आपने निकाली। अब चिक में आपने चिक की, फिर एक्ट एक्ट में आपने जो गलती थी आपकी उसकी रेक्टिफिकेशन आपने की। नेक्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन की और प्रॉपरली आपने स्टडी किया, और फिर प्लान पे आ गई। तो फिर प्लान पे आगे, फिर डू, वही अरेंजमेंट आपने की, वही रजिस्ट्रेशन, वही क्लासेस, वही स्टडी आपने दोबारा की, सही तरीके से स्टडी की, फिर अपने आप को जो है अपेयर हुए अपने एग्जाम में, और आपने जो है आप अपने मकसद में कामयाब हुए। तो इस तरह अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इस साइकिल के ऊपर, या दूसरे मैनेजमेंट को इस साइकिल के ऊपर रिवॉल्व करेंगे, तो हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में इंप्रूवमेंट्स आएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट्स आएंगे, उसमें तरक्की आएंगे, वो तरक्की करेंगे और हमारी साइड महफूज होंगे। अब लेट्स सपोज दोबारा आती है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ। प्लान में मैंने सेट किया, प्लानिंग मैंने की, पॉलिसी मैंने सेट की कि मेरी साइट के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर 2021 में या 2022 में मेरी कंपनी के अंदर 30 हादिसात हुई, 30 एक्सीडेंट हुई। नेक्स्ट 2023 के लिए मैंने प्लानिंग की कि 2023 में मैं इन हादिसात का जो 2022 में हुई, इनका 50% मैं कम करूंगा। यानी 30 हादिसात हुई, 2023 में मेरी साइट के अंदर 15 हादिसात से ज्यादा नहीं होंगे। तो ये मैंने प्लानिंग सेट की। अब प्लानिंग के लिए मैं कुछ अरेंजमेंट्स करूंगा डू में। मैं अगर साइट के अंदर हादिसात कम करना चाहता हूं तो उसके लिए सेफ्टी में हम कुछ करते ही हैं, और वो हम चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे कि क्या हम करते हैं जिसकी वजह से हादिसात कम होते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ करूंगा, रिस्क असेसमेंट करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा, वर्कर को ट्रेनिंग दूंगा, साइट के अंदर सेफ्टी वाली हायर करूंगा, वो साइट के अंदर घूम जो है मॉनिटरिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, फॉर्मट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे, हर काम के लिए सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करेंगे। तो साइट के अंदर एक माहौल बनेगा, एक सेफ्टी कल्चर बनेगा जिसकी वजह से हादिसात कम होंगे। फिर साल पूरा हुआ 2023, तो मेरी हादिसात जो है वो, लेट्स सपोज मैंने इरादा किया था, प्लानिंग किया था कि मैं 50% कम करूंगा, यानी 15 से आधी 7 से ज्यादा नहीं होंगी। मेरी साइट के अंदर दिसंबर 2023 में फिर भी मेरी साइट के अंदर आधी 7 20 थे। तो मैं चेक करूंगा कि कहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर गलती है। मैंने तो सेट किया था, प्लानिंग किया था कि मैं 50% कम करूंगा, यानी 15 पे ले आऊंगा। अब ये 20 क्यों है? कहाँ पे गलती हुई? और गलती यहाँ पे सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में डू सेक्शन में आते हैं, यानी अरेंजमेंट्स में आते हैं। अरेंजमेंट्स आप प्रॉपरली नहीं करते। आया डू में जो सेफ्टी वाली मैंने ली है वो अपनी प्रॉपरली अपनी काम नहीं करती, वो ड्यूटी सही नहीं करती, वो ट्रेनिंग सही नहीं देती, वो इंस्पेक्शन सही तौर पर नहीं करती। क्या वजह है कि अधिसात फिर भी ज्यादा है? तो मैं उसमें चेक करूंगा और एक्ट लूंगा, उसके खिलाफ एक्ट लूंगा, जो खराबी है उसको निकालूंगा। और फिर 2023 के लिए दोबारा, 2024 के लिए दोबारा प्लानिंग करूंगा कि चलो 2023 में मैंने अचीव नहीं किया, 20% पे ले आया, मेरा मकसद तो 15 था, मैंने 20% कम किया। 2024 में मजीद आप प्लानिंग करते हैं कि इस साल मैं जरूर 50% कम करूंगा, यानी 20 थे, 20 पे मैंने रिड्यूस किया, नेक्स्ट 2025 में मैं इसको कम करूंगा, 10 पे ले आऊंगा। तो फिर 2024 पे आप इस तरह साइक्लिक प्रोसेस में रिवॉल्व होंगे। लेट्स सपोज 2024 में आप 25 में आपने 10 पे ले आए, एक्सीडेंट को 10 पे ले आया, आपने 25 उसका 20 का 50% कम किया तो 10 पे आए एक्सीडेंट। 2026 में फिर आपने सेट किया,
फिर आप थोड़ी बहुत कम हुई, यानी आप लेट सपोज अगर 50% आपने कम नहीं किया तो 30% तो कम कर सकती है, 8 पे ले आए आपने। 2027 में आपने एक्सीडेंट्स को 6 पे लाए। 2000 इस तरह 29 में आपने 5 पी, इस तरह 30 में आपने 2 पी, 3 पी। तो इस तरह एक टाइम आएगा कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, इतना डेवलप होगा कि हमारी साइट के अंदर हादिसात जीरो होंगे। तो इस तरह हम कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होंगे। तो इसीलिए इस साइकिल को डेवलपमेंटल साइकिल भी कहते हैं, इम्प्रूवमेंट साइकिल भी कहते हैं। अ, इस तरह इसको शीवर्ट साइकिल, डेमिंग साइकिल, पीडीसीए साइकिल या मैनेजमेंट साइकिल इसको कहते हैं। तो सारे मैनेजमेंट्स इस पे काम करते हैं, पीडीसीए साइकिल पे। और ये एक डेवलपमेंटल साइकिल है। अच्छा, तो अब मजीद एक और एग्जांपल देना चाहता हूं आपको। लेट्स सपोज मैंने प्लानिंग की कि हम एक बार घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, और वो घर 2 फ्लोर का होना चाहिए और हर फ्लोर में 4 कमरे होने चाहिए। ये मैंने प्लानिंग सेट की। अब डू घर बनाने के लिए आप डू में कुछ करेंगे। आप जो घर के लिए बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो चीज आप अरेंज करेंगे। घर के लिए सबसे पहले जमीन चाहिए, आप उसकी अरेंजमेंट करेंगे। फिर पैसों की अरेंजमेंट करेंगे। फिर मटेरियल, स्टील, सीमेंट, जो एग्रीगेट, सैंड वगैरह, ये चीज इसकी अरेंजमेंट आप करेंगे। लेबर, मैन पावर की अरेंजमेंट आप करेंगे, मेसन्स, वर्कर, लेबर्स, इनकी अरेंजमेंट आप करेंगे, स्केच बनाएंगे। फिर जो है मुख्तलिफ लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। एक कंसल्टेंट को आप जो है हायर करेंगे ताकि आप वो मॉनिटरिंग, आपके घर की मॉनिटरिंग करें। तो ये अरेंजमेंट आप करेंगे। फिर आप चेक करेंगे टाइम बाय टाइम कि आया मेरा जो मकसद है 2 फ्लोर घर बनाने का और हर फ्लोर में 4 कमरे, ये इस मकसद की तरफ मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। लेट सपोज आपने चेक की तो आपको महसूस हुआ कि यार मैंने तो उनको स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि हर फ्लोर में 4 कमरे होने चाहिए, यहाँ पे हर फ्लोर में 3 कमरे हैं, 4 के बजाय 3 कमरे हैं। ये क्या वजह है, इसकी आप रीजन निकालेंगे। तो आपने रीजन निकाली तो वहां पे आपको रीजन जो है उसका पता चला कि यहाँ पे जमीन कम थी। जमीन जो है स्पेस कम थी, इसीलिए 4 कमरे उसमें नहीं आ सकती थी, इसलिए 3 कमरे बने। तो आप इसको खत्म करेंगे, इस चीज को आप रेक्टिफाई करेंगे, यानी आप मजीद जो जमीन है उसकी अरेंजमेंट करेंगे। तो इस तरह फिर आप एक्ट करेंगे और फिर प्लान पे जाएंगे। तो इस तरह आपका मकसद जो है, आपकी जिंदगी का जो मकसद है, आपकी मैनेजमेंट सिस्टम का जो मकसद है, वो एक ना एक दिन जो है वो पूरा होगा। तो अगर हम अपनी मकसद में कामयाब भी हो जाए मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, पीढ़ी से साइकिल के ऊपर अगर हमने मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्रूव किया, रिवॉल्व किया, और 1 साल के अंदर हमने अपनी मकसद हासिल भी की, यानी आज साइड के अंदर अगर 30 हादिसात है और मैं चाहता हूं कि इस हादिसात का मैं 50% कम करना चाहता हूं। 2023 में मैंने 50% कम किया, यानी 30 का 50% 15 बनते हैं। अब 15 मैंने कम भी की, मैं कामयाब हुआ, तो अब मैं बैठूंगा नहीं। अब मैं बैठूंगा नहीं, यानी 15% मैंने 50% मैंने कम किया, एक्सीडेंट रेट को मैंने 15 पे ले आया। 15 एक्सीडेंट अब मेरी साइड के अंदर है, तो मैं बैठूंगा नहीं आराम से, क्योंकि ये डेवलपमेंटल साइकिल है। मैं नई नई टारगेट सेट करूंगा। अब 15 का मैं 50% कम करूंगा, तो 15 का 50% यानी 7.5 पे ले आऊंगा। फिर नेक्स्ट ईयर अगर मैंने उसको अचीव किया तो फिर मैं बैठूंगा नहीं। फिर 7 का 15 50% कम करूंगा तो 3.5 या 4 पे ले आऊंगा। तो इस तरह हर साल मैं नई नई टारगेट सेट करूंगा, नई नई पॉलिसीज जो है, नई नई ऑब्जेक्टिव सेट करूंगा और उसको पीढ़ी से साइकिल के ऊपर इंप्लीमेंट करूंगा। तो इससे हमारा मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूसली इंप्रूव होंगे, हमारे वर्कर सेफ होंगे, हमारे वर्कर महफूज होंगे, हादिसात कम होंगे, रिस्क जो है वो मैनेज होंगे, क्योंकि डू में हम अरेंजमेंट्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारा पॉलिसी जो मकासद है वो हासिल हो। तो ये था ऑल अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, सॉरी पीडीसीए साइकिल, जो कि एक डेवलपमेंटल साइकिल है। अच्छा, अब आते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। पीडीसीए साइकिल के बाद की पीडीसीए साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पीडीसीए साइकिल के ऊपर काम करते हैं। अब आते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या चीजें होती हैं, किस तरह बनती है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2001 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल। अच्छा, ये मॉडल दुनिया में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के 2 मॉडल यूज हो रही है। एक मॉडल ILO का है, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ओश 2001 मॉडल, ये 2001 में उन्होंने बनाया था। एक ये मॉडल है। एक मॉडल
आईएसओ का है, जो हमने चैप्टर नंबर 1 में आईएसओ पढ़ा था। एक मॉडल आईएसओ का है, आईएसओ 45001, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। एक वो मॉडल है। सारी दुनिया में ये दो मॉडल यूज हो रही है, जो रिकॉग्नाइज है, जो स्टैंडर्ड है। यहाँ पे हमें ये कह रही है कि अगर आपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो आपने इस तरीके से इस मॉडल पे बनाना है, और उसमें ये इंग्रेडिएंट्स या ये चीज आपके मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। यानी आईएलओ कह रही है कि आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, फिर पॉलिसी के बाद ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन तीसरा सेक्शन है, इसके अलावा इवैल्यूएशन, इसके अलावा एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, और फिर आप मैनेजमेंट सिस्टम की सालाना ऑडिट करेंगे। तो ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की ओश मॉडल के कंपोनेंट्स है, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स है। यानी अगर हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आईएलओ 2001 ये मॉडल अपनी कंपनी के अंदर बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना होगा? पॉलिसी बनाएंगे, रिटन फॉर्म में पॉलिसी बनाएंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाएंगे। फिर पॉलिसी में हम मकासद सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। फिर उस पॉलिसी की अचीव करने के लिए, उस मकासद की हासिल करने के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, एक टीम बनाएंगे। फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो टीम हमने बनाई वो प्लानिंग करेंगे ताकि पॉलिसी में जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए वो ऑब्जेक्टिव हासिल हो। फिर एवॉल्यूएशन करेंगे, हम मैनेजमेंट सिस्टम की एवॉल्यूएशन करेंगे ताकि हमारी मैनेजमेंट, हम चेक करें कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम की डायरेक्शंस क्या है, हम अपनी मकासद की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, अगर नहीं जा रही तो क्या वजह है। चौथी चीज, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर हम मैनेजमेंट सिस्टम हमारा मकासद की तरफ हमें नहीं लेकर जा रही, तो हम जो गलतियां है, जो मिसमैनेजमेंट है, जो इनइफेक्टिवनेस है, जो खराबी है मैनेजमेंट सिस्टम में, वो खराबी हम निकालेंगे ताकि हमारी पॉलिसी अचीव हो। तो ये चीज आपने जुबानी याद रखना है, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवॉल्यूएशन, एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट। अब इसको अगर पीढ़ी से साइकिल के ऊपर देखें तो पॉलिसी, आपका पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी आपकी आती है प्लान में, पी में, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन आपकी आती है डू में। इस तरह इवॉल्यूएशन आपकी आती है चिक में, और एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट आपकी एक्शन में आती है, एक्ट में आती है। तो ये आईएलओ की ओश मॉडल है। अच्छा, अब आईएलओ ओश मॉडल एक एक कंपोनेंट हम स्टडी करना चाहते हैं कि आईएलओ ओश जो 2001 का मॉडल है, उनमें क्या क्या चीजें होंगे। आप अगर ये स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं, आईएलओ की स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं आपकी कंपनी के अंदर, तो आपने क्या क्या करना होगा। सबसे पहले आप पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी क्या है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे आने आने वाली स्लाइड्स में, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी में शॉर्टकट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पॉलिसी क्या है? अ क्लियर कमिटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू हेल्थ एंड सेफ्टी। आपका रिटन फॉर्म में, तहरीरी फॉर्म में आप एक कमिटमेंट जाहिर करेंगे। आप रिटन फॉर्म में लिखेंगे कि मेरी इरादे क्या है, मेरी कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से इरादे क्या है, मेरी मकासद क्या है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, मैं किन नजरों से हेल्थ एंड सेफ्टी को देख रहा हूँ, फ्यूचर में हमारा क्या प्लानिंग है, मेरी वर्कर की सेफ्टी के हवाले से मेरी राय क्या है। तो आप ये इजहार करेंगे रिटन फॉर्म में। जितनी आपके रिटन फॉर्म में जो आपके रिटन स्टेटमेंट होते हैं, वो उससे आपकी पॉलिसी के, उससे आपकी मैनेजमेंट सिस्टम जाहिर होते हैं कि आपकी मैनेजमेंट सिस्टम कितने स्ट्रांग है। तो पॉलिसी एक इज़हार ख्याल है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, जो करते हैं मालिक, कंपनी के मालिक करते हैं, और वो एक कमिटमेंट जाहिर करती है, यानी एक इरादा जाहिर करती है, एक जो है मुसम्मम इरादा करती है कि मैंने अपनी वर्कर के लिए, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, उनकी महफूज बनाने के लिए क्या करना है। तो पॉलिसी में ये होते हैं। इसके अलावा पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव्स और गोल होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कि आने वाली साल यानी फ्यूचर में मैं ये करूंगा, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से मैं एक्सीडेंट रेट को कम करूंगा, मैं एक्सीडेंट रेट को कम करूंगा, मैं कंप्लायंस इंश्योर करूंगा, मैं लॉ को फॉलो करूंगा, मेरी कंपनी के अंदर एनफोर्समेंट एक्शंस कम होंगे। तो पॉलिसी में ये होते हैं। दूसरी चीज, ऑर्गेनाइजेशन,
रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलिसी में जो मकासद आप सेट करते हैं ना, जो आप इजहार करते हैं कि पॉलिसी के अंदर कि मैं ये करूंगा, तो इसके लिए आप ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। उस मकासद हासिल करने के लिए आप मुख्तलिफ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ताकि आपका मकासद पूरा हो। तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी टीम होता है, जिसमें सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, सेफ्टी सुपरवाइजर होते हैं, और वो मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करती है। तो जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है तो हमारी पॉलिसी अचीव होती है। वर्क प्लेस, सेफ वर्क प्लेस का जो मकसद है वो हासिल होता है। अब मैंने पॉलिसी सेट की, पॉलिसी में मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेट की कि मैं अपने वर्कर को एक एक महफूज माहौल फराहम करूंगा, लेकिन मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, अपनी साइट के अंदर एक सेफ्टी वाला भी हायर नहीं किया। तो किस तरह मेरी पॉलिसी हासिल होंगे, किस तरह मेरे मकासद हासिल होंगे, कौन लोग होंगे जो मेरी साइट के अंदर जो मेरा वर्कर है वो महफूज बनाएंगे, किस तरह मेरे साइट महफूज होंगे। मैंने सेफ्टी वाले नहीं हायर की, उसको शॉप पे नहीं ली, मैंने टीम नहीं बनाया, तो किस तरह मेरे मकासद हासिल होंगे। तो ये ओश मॉडल की या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। एक कंपोनेंट भी आप नहीं करेंगे तो आपका मैनेजमेंट कामयाब नहीं होगा। अच्छा, तीसरा प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब जो पॉलिसी आपने सेट की, जो आपके मकासद है, उसके लिए आपने टीम हायर की है, उसके लिए आपने लोगों को मुंतखब किया, उसको मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां आपने हवाला की। अब ये लोग कुछ प्लानिंग करेंगे, कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे साइट के अंदर, कुछ प्लानिंग्स करेंगे, और ये वो चीजें होती है जो हम सेफ्टी वाली साइट के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी वर्कर महफूज होते हैं। तो प्लानिंग जो है ये चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे। याद रखिए, यहां से आप जहन में याद रखिए कि चैप्टर नंबर 3 में जो चीजें हम स्टडी करेंगे वो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में आती है, कि आखिर क्या करती है सेफ्टी वाले साइट के अंदर, ये क्या करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से लोग महफूज होते हैं, जिसकी वजह से हादिसात कम होते हैं। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में वो चीजें होती है, वो प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स होते हैं जो इम्प्लीमेंट करती है ऑर्गेनाइजेशन वाले, और उसकी वजह से पॉलिसी में जो मकसद मैनेजमेंट की तरफ से सेट की जाती है, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से वो हासिल होते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? डिटेल अरेंजमेंट टू मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। वो अरेंजमेंट होते हैं जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज होती है। यहाँ पे उन्होंने रिस्क असेसमेंट दिया हुआ है, ये रिस्क असेसमेंट एक हिस्सा है, अरेंजमेंट का एक हिस्सा है। इसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जो हम प्लानिंग में करते हैं। चैप्टर नंबर 3 एक डिटेल और बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें सारी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है। अच्छा, नेक्स्ट एवोल्यूशन। evaluation to method to monitor and review the effectiveness of the arrangement। अब जो अरेंजमेंट हमने की है, हम अपनी आपकी इफेक्टिवनेस, अपनी मैनेजमेंट सिस्टम की एफिशिएंसी चेक करेंगे कि इन सारी अरेंजमेंट्स के बाद आया हम अपने टारगेट की तरफ जा रही है या नहीं जा रही, हम अपने मकसद में कामयाब हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है। अच्छा, मैंने पॉलिसी सेट की कि मेरे पॉलिसी में मैंने मैंने ये गोल सेट की कि मेरे साइट के अंदर मेरे वर्कर हादिसात से महफूज रहें। उसके लिए मैंने टीम भी की, ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने बनाई। उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने साइट के अंदर मुख्तलिफ अरेंजमेंट भी वो लोग कर रही है, ट्रेनिंग्स दे रही हैं, बाज लोग इंस्पेक्शन कर रही है, बाज लोग मॉनिटरिंग कर रही है, बाज लोग रिस्क असेसमेंट कर रही है, बाज लोग जो है वो मेंटेनेंस में लगी हुई है। जितनी भी स्टैंडर्ड है सेफ्टी की वो इम्प्लीमेंट कर रही है, उसकी बावजूद मेरी साइट के अंदर हादिसात ज्यादा है। तो मैं इवैल्यूएशन करूंगा कि हादिसात इन सारी अरेंजमेंट्स के बावजूद हादिसात क्यों ज्यादा है। तो वो चीज मैं निकालूंगा, इसको कहती है इवैल्यूएशन। अच्छा, फिर इवैल्यूएशन का एक और तरीका है ऑडिट। ऑडिट, अगर मालिक जो है वो सही तौर पर इवैल्यूएशन नहीं कर रहा तो वो ऑडिट करती है। बाहर से एक बंदा बुलाता है, वो एक्सटर्नल बंदा होता है, उसको वो पैसे देते हैं, उसको अपनी कंपनी के अंदर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आप मेरी मैनेजमेंट सिस्टम, मेरी टीम की, मेरी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की आप ऑडिट करें और मुझे रिपोर्ट करें कि इन लोगों में कहाँ कहाँ पे खामियां है, कहाँ कहाँ पे ये लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, उसका रिपोर्ट मुझे दे दे। तो ये भी एक मेथड है ऑडिट। ऑडिट ये हम चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ऑडिट और किस तरह होते हैं। तो ऑडिट इज इंडिपेंडेंट, क्रिटिकल एंड सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट रिव्यू होते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये आजादाना। अच्छा, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। इंडिपेंडेंट ये यानी ये किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। ऑडिटर जो है, ऑडिटर एक
वो किसी के इन्फ्लुएंस, किसी के दबाव में ऑडिटर नहीं आ सकती, क्योंकि मालिक जो है वो बाहर से वो बंदा लाता है, वो कंपनी का डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं होता, वो 1-2 दिन के लिए वो बुलाते हैं, उसको पैसे देते हैं और उसे ऑडिट कराते हैं। तो वो बंदा किसी से नहीं डरती। किसी में जो मैनेजमेंट के अंदर जिस बंदे में गलती होती है, जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, उसको क्लियरली बता दी है, उसको रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि यहाँ-यहाँ पे इस फला-फला बंदे की गलती है, और वो मैनेजमेंट को फिर ब्रीफिंग भी उस पे देते हैं, उसको रिटन फॉर्म में भी देते हैं, हार्ड कॉपी भी देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट और क्रिटिकल तनकीदी, यानी जिसमें गलती हो उसे क्लियर बताते हैं कि आप में ये गलती है। तो ये एक मैनेजमेंट सिस्टम की इवैल्यूएशन का और उसकी मॉनिटरिंग का और उसकी कारकर्दगी जांचने का एक अहम और अच्छा तरीका है ऑडिट। अच्छा, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट, स्टेप्स टू करेक्ट इश्यूज फाउंड इन द रिव्यू। अब जो रिव्यू में जो स्टेप्स हमें मालूम होते हैं, जो चीज़ें, जो खामियां हमें रिव्यू में, जो खामियां हमें मालूम होते हैं कि यहाँ यहाँ पे खामियां हैं, इसकी वजह से हम अपने टारगेट्स अचीव नहीं करते, तो वो खामियां हम निकालते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, दिस एसएमएस डेवलप ओवर टाइम। अब मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्टेटिक नहीं होना चाहिए, साकिन नहीं होना चाहिए। आपने एक साल अपनी मकासद, एक साल के लिए सिट की पॉलिसी बनाई, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाई, आपने वो मकासद हासिल की, अब आप बैठेंगे नहीं, बल्कि उसमें कंटिन्यूसली आप इंप्रूवमेंट लाएंगे। कंटिन्यूसली साइक्लिक प्रोसेस, यानी पीढ़ी से साइकिल के ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट रिवॉल्व करेंगे, और कंटिन्यूसली आपका मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव होना चाहिए। तो आप मैनेजमेंट सिस्टम आपका स्टैटिक नहीं होना चाहिए। याद रखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये साल में एक दफा रिवाइज होता है। इस पर पीढ़ी से साइकिल के मुताबिक आपका मैनेजमेंट सिस्टम हर साल बाद रिव्यू होगा, हर साल बाद रिवाइज होगा। और जब आप मैनेजमेंट सिस्टम रिवाइज करेंगे तो उसमें आप पॉलिसी रिवाइज करेंगे, पॉलिसी में आप नए टारगेट सेट करेंगे, उसके लिए फिर आप डू में अरेंजमेंट्स, नई नई अरेंजमेंट्स करेंगे, उसके लिए फिर आप जो है अरेंजमेंट के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन और उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस लाएंगे। तो ये जो आप मैनेजमेंट सिस्टम बार बार रिव्यू करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे, तो आपकी मैनेजमेंट सिस्टम में इंप्रूवमेंट आएंगे, तो मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूसली इंप्रूव होगा। याद रखिए, पॉलिसी, मैनेजमेंट सिस्टम ये साल में एक मर्तबा रिवाइज होती है, एनुअली रिवाइज होती है, मैनेजमेंट सिस्टम एनुअली रिवाइज होती है। तो एनुअली रिवाइज का मतलब ये है कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम स्टैटिक ना हो। अब मैंने पॉलिसी के अंदर जो स्टेटमेंट थे, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, वो मैंने एक साल के अंदर पूरी की, अब मैं रिवाइज नहीं करूंगा, तो ये मैं स्टैटिक रहा। अब मैंने 50% अधिसात कम की, 30 से मैंने अधिसात कम की, 15 पे ले आया। अब मैं स्टेटिक रहा, बस ये 15 अधिसात आपकी उम्र भर आपकी ये 15 अधिसात होंगे, तो ये चीज अच्छी बात नहीं है। आपके मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यूसली इंप्रूव होने चाहिए, उसमें कंटिन्यूसली आप जो है इंप्रूवमेंट लाएंगे। अच्छा, ये फिर रिपीट है, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, एंड ऑफ द मॉड्यूल 2.1, ये था एक 2.1 मॉड्यूल। इसमें सिर्फ हमने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो स्टडी किए, कि पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट और ऑडिट। ये चीजें हमने इस मॉड्यूल के अंदर स्टडी की। एलिमेंट नंबर 2.2, मेकिंग द मैनेजमेंट सिस्टम वर्क, द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। अब हम डिटेल में हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की जो कंपोनेंट्स है, ये जो पॉलिसी हमने स्टडी की, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एक्शन फॉर इम्प्रूवमेंट और ऑडिट, ये 6 चीजें जो हमने पॉलिसी मॉडल में, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल में जो 6 चीजें, जो 6 कंपोनेंट हमने स्टडी की, ये 6 कंपोनेंट्स अब आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कि ये 6 कंपोनेंट्स एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो आने वाली तीन जो बाकी चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 3 और 4, इन दोनों चैप्टर्स में, यानी इस चैप्टर में 2 में, 3 में और 4 में, बाकी सारी हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की एक एक कंपोनेंट हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में, यानी एलिमेंट 2 में, हम स्टडी करेंगे पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में टोटली हम अरेंजमेंट स्टडी करेंगे, और चैप्टर नंबर 4 में हम एवाल्युएशन और ऑडिट स्टडी करेंगे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है? अच्छा, पॉलिसी क्या है? इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैं आपको जनरली पॉलिसी के हवाले से बता रहा हूं। हर कंपनी की
रिटन फॉर्म में एक पॉलिसी होते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी होती है। व्हाट इज पॉलिसी? अब पॉलिसी क्या है? पॉलिसी आपके मकासद क्या है, आपके एम्स क्या है, आपकी बिजनेस की मकासद क्या है, आपकी एम्स क्या है। अगर मैं बिजनेस पॉलिसी की बात करूं, तो बिजनेस पॉलिसी में ये होता है कि आपकी जो बिजनेस है उसकी मकासद क्या है, आपके टारगेट्स क्या है। इस तरह अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टडी कर रही हैं, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में क्या होते हैं? हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में ये होता है, ये इसका मकसद होता है कि हम अपने वर्कर को महफूज करें, हम लॉस को फॉलो करें, हमारी साइड के अंदर हादिसात कम हो, हमारी वर्कर की फैमिलीज महफूज रहें, हमारे खिलाफ एनफोर्समेंट एनफोर्समेंट एक्शन कानूनी कार्रवाई ना हो, हमारे खिलाफ जो है फाइन प्रोसिक्यूशन और इस तरह की कंपेंसेशन, ये चीज हमारी कंपनी के खिलाफ ना हो। तो इसीलिए हम हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में या अक्सर निबोश की बुक पेपर में भी आते हैं कि पॉलिसी की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, कि पॉलिसी क्यों जरूरी है, अक्सर क्वेश्चन में ये भी आते हैं, प्रीवियस पेपर में ये भी एक क्वेश्चन आया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात आपने ये करना है कि आपने लीगल कवानीन को आपने स्टडी करना है, आपने एक्ट बताना है जो पॉलिसी के बारे में बताते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशन आर्टिकल आर्टिकल नंबर 14, आईएलओ ने जो रिकमेंडेशन पेश की 1981 में, 1981 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिकमेंडेशंस पेश की, उसके मुताबिक आर्टिकल 14 कह रही है कि आपकी साइट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इवन आपके ऑफिस के अंदर अगर 5 से ज्यादा लोग काम कर रही है, 5 से ज्यादा लोग, अगर ये आपकी साइट के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर, आपके फर्म के अंदर लोग काम कर रही है 5 से ज्यादा, तो जरूर आपकी रिटन फॉर्म में पॉलिसी होनी चाहिए। ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आपके रिटन फॉर्म में पॉलिसी होनी चाहिए। और ये पॉलिसी आप एक ऐसी लैंग्वेज में बनाएंगे, ऐसी मीडियम में बनाएंगे, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी लोग हैं उनको समझ सके, उनको समझ आए। लेट्स सपोज अगर मेरी चाइनीज कंपनी है, चाइनीज कंपनी ने अपनी पॉलिसी चाइनीज जुबान में बनाई हुई है और वो यूरोप सॉरी मेरे गल्फ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर काम कर रही है और उन्हें अपनी पॉलिसी चाइनीज में बनाई है, तो चाइनीज कोई भी बंदा नहीं समझ सकेगा, सिर्फ चाइनीज एम्प्लॉय समझ सकेगा, बाकी पाकिस्तानी, अरेबियन, श्रीलंकन, ये लोग चाइनीज नहीं समझेंगे। तो इनके लिए जरूरी है कि ये लोग पॉलिसी बनाई इंग्लिश में, इसके साथ साथ मुख्तलिफ जुबान में उसको ट्रांसलेट करें, अरबी में, उर्दू में, तो सब लोगों को उसकी समझ आएंगे। अब पाकिस्तान में अगर मेरे एक कंपनी है, मैं पॉलिसी बना रहा हूँ, तो मेरी पॉलिसी इंग्लिश में भी होंगे, उर्दू में भी होंगे। आप पाकिस्तान के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी पॉलिसी आप देखें, यूजीडीसीएल की पॉलिसी देखें, आप मॉल की पॉलिसी देखें, तो इनकी पॉलिसी इंग्लिश में है और उर्दू में है, दोनों में ये ट्रांसलेट है। तो पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द आईएलओ रिकमेंडेशन आर्टिकल 14, आपके रिटन फॉर्म में पॉलिसी होंगे अगर आपकी साइट के अंदर 5 से ज्यादा वर्कर हैं, और वो पॉलिसी ऐसी मीडियम में होंगे, ऐसी जुबान में होंगे, ताकि साइट के अंदर आप जितने लोग काम कर रहे हैं उनको सबको समझ आए। और ये पॉलिसी आप सबको समझाएंगे भी, आप सबको कम्युनिकेट भी करेंगे, जगह जगह पे ये पॉलिसी आप लगाएंगे, नोटिस बोर्ड्स पे, कंपनी की वेबसाइट पे, लोगों को इंडक्शन के दौरान आपको उसको बताएंगे कि ये हमारी पॉलिसी है। दूसरी, एक और लॉ है, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक्ट 1974। हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस एक्ट ये एक और कानून है, 1974 में ये पास हुआ था। ये भी कह रही है कि आपकी कंपनी अगर आप ऑपरेट कर रही हैं तो आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। इस तरह अगर हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिसी इसीलिए जरूरी है कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बैकबोन है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो ओश 2001 मॉडल है, उसमें सबसे पहली पॉलिसी आती है, उसके बाद जो है बाकी चीजें बनती है। तो पॉलिसी ये एक अहम डॉक्यूमेंट है। क्योंकि क्यों अहम है? ये मकासद सेट करते हैं। आप देखते हैं ना, हम अपनी जिंदगी में भी मकासद सेट करते हैं, हमारी जिंदगी में हम कुछ मकासद सेट करते हैं, अपने सामने कुछ टारगेट रखते हैं, और फिर उस टारगेट की हासिल करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम गिरते हैं फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, और उस टारगेट की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे सामने एक टारगेट होता है। तो यही है, दिस टारगेट इज कॉल्ड पॉलिसी। अगर आपकी सेफ्टी पॉलिसी नहीं है तो आपकी कंपनी कहाँ जाएंगे?
आपकी फिर अरेंजमेंट किस तरह होंगे, आपकी फिर ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बनेंगे, आपकी फिर प्लानिंग किस तरह होंगे। आपने पॉलिसी नहीं बनाई तो आपका आपका मकसद कोई नहीं है, तो आप प्लानिंग किस तरह बनाएंगे। अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है कि मैं ये करना चाहता हूँ जिंदगी में, तो मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मुझे कोई डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। अब मैंने एक टारगेट सेट की है, तो मुझे डायरेक्शन का पता चलेगा कि इस टारगेट हासिल करने के लिए ये रास्ता है, ये चीजें करनी होगी, तो हम वो चीजें करेंगे, इररिलेवेंट चीजें नहीं करेंगे, तो फिर हमारा टाइम भी जाया नहीं होगा और हम स्ट्रेट उस टारगेट की तरफ पहुंचेंगे। तो पॉलिसी इसीलिए जरूरी है कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी मकासद इसमें सेट होते हैं, टारगेट सेट होते हैं, तो इसीलिए दिस इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, सिट आउट ऑर्गेनाइजेशन एम्स, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अचीविंग दीज एम्स। अब पॉलिसी में ये भी होती है कि जो मकासद हमने सेट की है, जो एम्स और ऑब्जेक्टिव हमने सेट की है, उस एम्स की हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लोग जो है वो जिम्मेदार होंगे, मुख्तलिफ लोग कुछ जिम्मेदारी पूरी करेंगे, वो क्या जिम्मेदारी होंगे, तो ये भी पॉलिसी जो है, पॉलिसी में ये भी होती है। पॉलिसी में ये भी होते हैं कि हर वर्कर की क्या जिम्मेदारी है, तमाम वर्कर की ये जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो कंपनी की पॉलिसी हासिल होंगे, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स पूरी होंगे। अगर कोई बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेंगे, तो ही इज वायलेटिंग द कंपनी पॉलिसी, वो कंपनी की पॉलिसी की कानून जो है तोड़ रही है, पॉलिसी तोड़ रही है, उसके खिलाफ कर रही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होंगी। अच्छा, स्टेट हाउ द एम्स टू बी आर अचीव्ड। अब पॉलिसी हम, मैंने आपको बताया कि हम जब सामने एक टारगेट सेट करते हैं, तो हम उस टारगेट की हासिल करने के लिए जो चीजें जरूरी होती है वो हम वही चीजें करते हैं। तो इस तरह जब हम पॉलिसी सेट करते हैं, तो पॉलिसी में जो मकासद हम सेट करते हैं उसकी हासिल करने के लिए जो चीजें जरूरी होती है हम वो करते हैं। तो पॉलिसी हमें ये भी बताती है कि हम एम्स और ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हम किस तरह हासिल करेंगे। अब लेट्स सपोज मैं सीएसएस करना चाहता हूँ, मैंने टारगेट सेट किया अपनी जिंदगी के लिए कि मैं सीएसपी ऑफिसर बनूंगा, डीसी बनूंगा, एएसपी बनूंगा, कमीशन का जो कमीशन ऑफिसर होते हैं वो मैं बनना चाहता हूँ। मैंने ये टारगेट, ये मेरा पॉलिसी है, ये मेरा गोल्स है। अब सीएसपी करने के लिए या सीएसएस पास करने के लिए जो जरूरी चीजें हैं मैं वो करूंगा। जो स्टडी है, जिन जिन बुक्स को मैंने उसके लिए जरूरी है, उनकी स्टडी जरूरी है, वो मैं वही बुक स्टडी करूंगा। जो स्टडी रिक्वायर होते हैं, स्टडी कितनी करनी चाहिए, वो सब चीजें मैं करूंगा। तो ये हमें डायरेक्शंस देती है, टारगेट्स और गोल्स और पॉलिसी हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमने किस तरफ जाना है। तो इसीलिए ये जरूरी है। स्पेसिफिक टू ईच ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, हर पॉलिसी जो है हर ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग पॉलिसी होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होती। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग पॉलिसी होता है। तो ये था पॉलिसी। अच्छा, अब यहाँ पे कह रही है, ग्रुप डिस्कशन है कि व्हाई माइट द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द टू ऑर्गेनाइजेशन बी डिफरेंट। दो ऑर्गेनाइजेशन, दो कंपनीज है, उनकी दोनों की पॉलिसी क्यों डिफरेंट होते हैं, क्यों पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ होते हैं। व्हाई इज नॉट देयर प्रेस्क्राइब वन साइज फिट ऑल अप्रोच द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम एक पॉलिसी जो है वो सारी सारी की सारी कंपनियों पे क्यों इंप्लीमेंट नहीं होता, हर कंपनी का अलग पॉलिसी क्यों होता है। तो इसका जवाब ये है कि हर कंपनी के अंदर एक्टिविटीज मुख्तलिफ होते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स मुख्तलिफ होते हैं, हर मुल्क के अंदर लाज मुख्तलिफ होते हैं, कंपनी की मालिक की सोच मुख्तलिफ होते हैं, प्रायोरिटीज मुख्तलिफ होते हैं, तो इसीलिए पॉलिसी भी मुख्तलिफ होती है। अब लेट सपोज मेरा एक शॉपिंग मॉल है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पॉलिसी क्यों दो ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तलिफ होना चाहिए, और एक पॉलिसी कई ऑर्गेनाइजेशन पे लागू क्यों नहीं हो सकता। लेट सपोज मेरा एक शॉपिंग मॉल है, और उस शॉपिंग मॉल में मेरे पास 10 लोग काम कर रही है, 20 लोग काम कर रही है। मैंने पॉलिसी बनाई अपनी शॉपिंग मॉल के लिए, और उसमें मैंने टारगेट सेट की कि 2023 में मेरी शॉपिंग मॉल में दो हादिसात से ज्यादा नहीं होंगी। अब दो हादिसात जो है शॉपिंग मॉल के लिए पेजिबल है,
छोटी मोटी हादिसात, ट्रिप हैजर्ड्स या कोई फायर का कोई हैजर्ड एक्सीडेंट, तो ये दो हो सकते हैं। अब ये पॉलिसी, एक मेरा एक दोस्त है और उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वो मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है, टनल बना रही है या रोड बना रहा है या एक मेगा प्रोजेक्ट, मेगा जो है बड़ी बहुत बड़ी बड़ा प्लाजा बना रहा है। अब ये पॉलिसी उसने मुझसे ले ली और वो कह रहा है कि मैं ये पॉलिसी अपनी कंपनी के लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उस मेरे जो शॉपिंग मॉल की पॉलिसी है, उसमें मैंने टारगेट सेट की कि मैं दो हादिसात से मेरे साइट के अंदर ज्यादा नहीं होंगे। अब ये पॉलिसी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पे किस तरह आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में बहुत हेजिडियस काम होते हैं, बहुत खतरनाक एक्टिविटीज होते हैं और उसमें हादिसात होती है। उसको उस कंस्ट्रक्शन में आप जो है हादिसात आप कभी भी 0 पे या 2 पे नहीं ला सकते एक मेगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो वहां पे 2 हादिसात आप अचीव नहीं कर सकते। तो ये टारगेट, ये पॉलिसी आपके लिए रियलिस्टिक नहीं है फिर, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा खतरनाक एक्टिविटीज होती है और आप दो एक्सीडेंट्स जो है एक्सीडेंट रेट्स आप 2 पे नहीं ला सकते। तो इसीलिए पॉलिसी, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। अब कंस्ट्रक्शन में वो जब काम करे, उसके एक मेगा प्रोजेक्ट है, उसमें मेरे साइट के अंदर 20, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर 10 वर्कर थे, हो सकता है उसकी प्रोजेक्ट पे 500 वर्कर हो। तो 500 वर्कर, जब वर्कर इंक्रीज होते हैं तो हादसात की चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। तो अब ये पॉलिसी जिसमें मैंने मकासद सीट किए 2 एक्सीडेंट का, ये आप एक कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए पॉलिसी भी मुख्तलिफ होती है। इसी तरह लोगों की सोच भी मुख्तलिफ होते हैं, कंपनी के मालिकान की सोच भी मुख्तलिफ होते हैं। बाज कंपनी के मालिक चाहते हैं कि मेरे प्रोडक्शन के साथ, मेरे पैसों के साथ, मेरी वर्कर जो मेरी हकीकी सरमाया है मेरे बिजनेस का, वो भी महफूज होने चाहिए। तो इनकी सोच, ये सोच जब रखते हैं तो इनकी पॉजिटिव सोच होते हैं, तो फिर एक स्ट्रांग पॉलिसी वो बनाते हैं, एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक स्ट्रांग अरेंजमेंट्स वो करते हैं। लेकिन जिन लोगों का ये सोच होता है कि मेरे वर्कर बाहर में जाए, मुझे पैसा कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, तो फिर ये लोग साइड पे करते हैं। अभी इनकी पॉलिसी जो है वो बड़ा इनाम होते हैं, उनके अरेंजमेंट्स भी बड़ा इनाम होते हैं, उनकी प्लानिंग्स भी बड़ा इनाम होते हैं। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी इसलिए मुख्तलिफ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज मुख्तलिफ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ वर्कर्स मुख्तलिफ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैजर्ड्स मुख्तलिफ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की सोच मुख्तलिफ होते हैं, लॉज के डिफरेंस होते हैं, मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसीलिए पॉलिसी भी मुख्तलिफ होगी। अच्छा जी, अब स्टैंडर्ड एंड गाइडेंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉलिसी, अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि पॉलिसी क्यों जरूरी है, तो इसके लिए आप ये स्टैंडर्ड गाइडेंस है, लीगल रिक्वायरमेंट्स ये है कि आर्टिकल 14 कह रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशंस की, जो 1981 में पेश हुई थी। वो कह रही है रिक्वायर एम्प्लॉयर टू सिट डाउन एंड राइटिंग पॉलिसी एंड अरेंजमेंट्स फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। आर्टिकल 14 कह रही है कि हर कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो उसकी रिटन फॉर्म में पॉलिसी होनी चाहिए, एंड वेयर सर्कमस्टांसेस वारंट इट। और पॉलिसी आपकी हैजर्ड्स के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी एक्टिविटीज के मुताबिक होनी चाहिए, आपकी साइट के अंदर जो काम आप कर रही है उसके मुताबिक आप पॉलिसी सेट करेंगे, एंड रेडली अंडरस्टूड लैंग्वेज और मीडियम। और ऐसी मीडियम में होनी चाहिए, ऐसी लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि साइट के अंदर, कंपनी के अंदर जितने भी लोग आपके पास काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उन सबको समझ आ सके। तो ये आईएलओ की आर्टिकल 14 कह रही है। अच्छा जी, अब जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, किसी भी वेबसाइट की हम जब पॉलिसी खोलते हैं, अब मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा एक दो पॉलिसीज कंपनीज की। नेस्ले के मैं आपको सेंड करूंगा, वो बहुत अच्छी पॉलिसी है। नेस्ले के, जो नेस्ले कंपनी है जो जूस बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं, मैं उसकी सेंड करूंगा। वो जुडिशियल पाकिस्तानी कंपनी की भी सेंड करूंगा, आप उसी देख लें, उसके साथ ये चीजें आप कंपेयर करें। तो जब हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखते हैं ना, तो उसमें 3 चीजें आपको नजर आएंगे पॉलिसी में। जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको, उसमें 3 चीजें। पहला चीज, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। पहला चीज जो आपको नजर आएगा वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है। पॉलिसी की टॉप पे बड़ी बड़ी रूप में आपको एक स्टेटमेंट आएगा नजर, एक स्टेटमेंट आएगा, उसको कहती है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। और यही स्टेटमेंट होता है जो मैनेजमेंट के कमिटमेंट जाहिर करते हैं, मैनेजमेंट की इरादे जाहिर करती है, उसके जज्बात जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से उनके जो इरादे हैं वो जाहिर करते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है सबसे पहला, पॉलिसी का जो पहला हिस्सा है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। उसमें क्या होता है, व्हाट इज गोइंग टू बी डन,
कि हमने क्या करना है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पार्ट में ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाली ये ज़ाहिर करता है कि हमने क्या करना है अपनी कंपनी के अंदर। अब आप जब नेस्ले की पॉलिसी आप देखते हैं, उसका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बहुत अच्छा है। मुझे वो उनका स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट मुझे जब मैं उनकी पॉलिसी देखता हूँ, उसमें जो रिटन फॉर्म में उन्होंने जो चीज़ें लिखी हुई है, वो बहुत बड़ी मज़े की है। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट उनका क्या है, बड़ी-बड़ी रूप में उन्होंने पॉलिसी के ऊपर लिखा है, नेस्ले वालों ने। वो लिख रहा है कि सेफ्टी इज़ नॉन नेगोशिएबल। सबसे टॉप में पॉलिसी जब आप नेस्ले की पॉलिसी खोलते हैं, तो उस टॉप में उन्होंने लिखा हुआ है, सेफ्टी इज़ नॉन नेगोशिएबल। सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल का मतलब ये है कि हम सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं करते। निगोशिएशन क्या होता है? निगोशिएशन बार्गेनिंग होता है। हम जब कोई चीज खरीदते हैं ना, तो हम कहते हैं, वो कहती है कि इस चीज की 100 रुपए कीमत है। हम उसे कहते हैं कि यार ये 90 पे दे दे। वो कह रहा है यार 90 पे नहीं हो सकता, 95 पे दे दूंगा, 5 रुपए आपके लिए कम करूंगा। इसको कहते हैं बार्गेनिंग या निगोशिएशन। अब नेस्ले वाले अपनी पॉलिसी में क्या कर रहे हैं? सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल। हम सेफ्टी पे किसी के साथ कंप्रोमाइज, किसी के साथ बार्गेनिंग वो नहीं करते। सेफ्टी पे हम किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं करते। तो इनका ये स्टेटमेंट, नेस्ले का ये स्टेटमेंट जाहिर कर रहा है कि आप यहाँ पे आप नेस्ले के अंदर उनकी जो प्लांट्स है, उसके अंदर सेफ्टी के क्या सिचुएशन होंगे, सेफ्टी के स्टैंडर्ड क्या होंगे, उस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगाते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट से कंपनी की जो स्टैंडर्ड है वो जाहिर होते हैं। अब नेस्ले अपनी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के नीचे फिर कह रही है, वो कह रही है, आप जब पॉलिसी पढ़ते हैं तो उन्होंने पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हमारे जो वर्कर है, हमारे प्लांट के अंदर यानी नेस्ले के अंदर जो हमारी वर्कर काम करती है, हम ये अकीदा रखते हैं कि यही वर्कर हमारा हकीकी सरमाया है। और हमारा जो बिजनेस है, नेस्ले ने दुनिया में जो तरक्की की हुई है, ये इन ही वर्कर की वजह से है, जो हमारी साइट के अंदर काम करते हैं। फिर कह रही है कि अब हमारा ये फर्ज है, फर्ज बनता है हमारा कि हम इन वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल रखें। फिर मजीद वो कह रहे हैं, नीचे उनकी मजीद भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने उसमें डाली हुई है। लेकिन पॉलिसी में सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है। और वो एक स्टेटमेंट होता है कि आपका मकसद क्या है। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में कंपनी के गोल जाहिर होते हैं। अच्छा, दूसरा हिस्सा, पॉलिसी में दूसरा हिस्सा में क्या नजर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हम चाहते हैं ना, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में जो इकरार हम करते हैं, जो इरादे हम रखते हैं, इस इरादे, इस मकासद हासिल करने के लिए हमने क्या अरेंजमेंट किए, क्या ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई हुई है, ये कौन लोग हैं हमारी साइट के अंदर, कौन लोग होंगे जिसकी हमने एक टीम बनाई है, और वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, वो हमारी उसकी वजह से स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो पूरी हो रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हु इज गोइंग टू डू इट। जो मकासद हमने सेट की है, वो हमारे लिए कौन पूरा कर रही है। अब जो नेस्ले ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बनाया कि सेफ्टी इज नॉन निगोशिएबल, कि हम सेफ्टी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, तो ये इस तरह उन्होंने नहीं बनाया हुआ। अब इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई होगी, उसकी हर प्लांट के अंदर सेफ्टी टीम मौजूद होंगे, और वो एक्टिवली काम करेंगे। इसीलिए वो कह रही है कि हम सेफ्टी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि उनकी टीम स्ट्रांग होंगी। अच्छा, तीसरा, अरेंजमेंट। तीसरा सेक्शन क्या है? अरेंजमेंट, हाउ दे आर गोइंग टू डू। जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई, जो लोगों की टीम हमने बनाई है, जो हमारी मकासद हासिल करने में हमारी मदद देते हैं, वो किस तरह हमारे मकासद हासिल करते हैं। तो सेफ्टी में हम स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होते हैं पॉलिसी में। फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, यानी कौन लोग होंगे जो हमारे लिए हमारे मकासद हासिल कर रही है। और अरेंजमेंट क्या है कि किस तरह वो कर रही है, क्या कर रही है कि हमारी मकासद हासिल हो रही है। तो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट अगर आप देखें, तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, व्हाट यू आर गोइंग, आप क्या करना चाहते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जाहिर कर रही है कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, जो हम हासिल करना चाहते हैं, कौन हमारे लिए हासिल कर रही है। तीसरा, अरेंजमेंट, किस तरह हासिल कर रही है, यानी क्या हासिल करना चाहती है, कौन हासिल कर रही है, किस तरह हासिल कर रही है। अब लेट्स सपोज मेरे एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, मेरे कंपनी है, और उसमें मैं स्टेट में पॉलिसी बनाना चाहता हूँ। तो मैं पॉलिसी बनाना चाहता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट में यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में मैंने लिखा कि सेफ्टी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी, या सेफ्टी इज और फर्स्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी हमारी अवलीन तरजीह है, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में लिखा। अब मैं ये हासिल करना चाहता हूँ,
कि मेरी सेफ्टी जो है ये अवलीन तरजीह है, मेरी वर्कर हमेशा सेफ होनी चाहिए। मेरी वर्कर की हिफाज़त मेरा अवलीन तरजीह है। सबसे पहले मेरे वर्कर हैं। ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। अब दूसरी सेक्शन में मैं क्या करूँगा, मैं ये इकरार करूँगा कि ये मेरा जो सेफ्टी मैं जो कह रहा हूँ कि सेफ्टी मेरा अवलीन तरजीह है, इसके लिए मैंने कुछ लोग, कुछ ऑर्गनाइज़ेशन भी बनाई है। तो मैं ये कहूँगा कि जो मैं करना चाहता हूँ यानी मेरी सेफ्टी अवलीन तरजीह इसलिए कि मैंने साइट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाया हुआ है। उसकी एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर है, उसकी क्वालिफाइड बंदी उस टीम के अंदर काम कर रही है और उस टीम के अंदर सेफ्टी सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, हर शिफ्ट के अंदर सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर्स मौजूद है, सेफ्टी इंजीनियर्स मौजूद है और वो मुख्तलिफ काम करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं मेरा सेफ्टी जो है वो मेरी अवलीन तरजीह है। तीसरी चीज, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में मैं इस तरह कहूंगा कि क्योंकि सेफ्टी मेरी अवलीन तरजीह है, इसके लिए मैंने एक टीम भी बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और वो लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो डेली बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करते हैं साइट की, ताकि कोई चीज़ उनको साइट में नज़र आई जिसकी वजह से हादिसात हो सकते हैं, वो ख़त्म करते हैं। वो मेरे वर्कर को रोज़ाना की बुनियाद पे ट्रेनिंग्स देते हैं, वो प्लानिंग्स करते हैं हर काम के लिए, वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क डेवलप करते हैं, वो परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करते हैं, वो मशीनरी की चेकअप और मेंटेनेंस करती है। तो इसीलिए हमारी मकासद जो है यानी सेफ्टी की जो अवलीन तरजीह है वो हासिल हो रही है। तो इस तरह पॉलिसी में ये चीजें होती है। मैं आपको कोई पॉलिसीज ग्रुप में सेंड करूंगा, आप उसे देख ले, उससे आपका आइडिया और भी क्लियर होगा। तो ये तीन चीजें आपको पॉलिसी में आएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी आप क्या करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो आप करना चाहते हैं कौन आपके लिए कर रही है, और तीसरा अरेंजमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन से मुराद है हेल्थ एंड सेफ्टी टीम। और अरेंजमेंट्स ये हेल्थ एंड सेफ्टी वाले क्या करते हैं साइट के अंदर, क्या ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से रिस्क कम होता है, जिसकी वजह से हादिसात कम होते हैं। तो अरेंजमेंट्स हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या वो लोग क्या करते हैं। इस चैप्टर में हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी पॉलिसी का पहला हिस्सा और पॉलिसी का दूसरा हिस्सा ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह बनती है, किन किन लोग उसमें होते हैं, क्या क्या जिम्मेदारी होती है, और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या होता है, और उसमें ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स किस तरह सेट की जाती है। तो ये दो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और तीसरा हिस्सा जो पॉलिसी का है अरेंजमेंट, ये चैप्टर नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे। ऑडिट और जो रिव्यू है वो चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब आती है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की तरफ। ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्या होता है, सिटिंग ओवरऑल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो पॉलिसी का पहला हिस्सा है उसमें क्या होता है, एम्स होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी जिस तरह मैंने आपको मिसाल दिया कि मेरी कंपनी है और मैंने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ये सेट किया, ये मैंने स्टेटमेंट रखा कि मेरी सेफ्टी जो है वो अव्वलीन तरजीह है, सेफ्टी इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अब ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। अब इसमें जो मैंने ये स्टेटमेंट किया कि सेफ्टी मेरी अव्वलीन तरजीह है, ये मेरा गोल है। अब सेफ्टी आपका अव्वलीन तरजीह तब होगा जब आप साइट के अंदर कुछ ऐसे काम करेंगे जो इंश्योर करता है कि वो वर्कर को उसकी वजह से सेफ्टी फराहम होगी। सेफ्टी अव्वलीन तरजीह आपका तब होगा जब आप साइट पे प्रैक्टिकली कुछ छोटे मोटे काम करेंगे जिसकी वजह से वर्कर की सेफ्टी इंश्योर होती है, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो पॉलिसी स्टेटमेंट में क्या होते हैं, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये आपने क्लियर करना है इस पे कि एम्स क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है। याद रखिए, एम्स या गोल वो जनरल स्टेटमेंट होता है, जनरल स्टेटमेंट, और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं। आप जब जिंदगी में गोल सेट करते हैं तो उस गोल के लिए आप छोटे मोटे स्टेप्स करते हैं, छोटे मोटे स्टेप्स करते हैं। वो छोटे मोटे स्टेप्स जो है वो आप अपनी, आप जो है आपको रसाई देते हैं अपनी एम्स की तरफ। लेट्स सपोज, एक और मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा एक मकसद है कि मैं ग्रेजुएशन करूँ, मैं इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करूँ, ये मेरा गोल या एम है। अब ये मेरा एक जनरल स्टेटमेंट है। अब इंजीनियरिंग डिग्री मुफ्त में नहीं मिलती, इसके लिए आपने कुछ करना होगा। क्या करना होगा, आपने 8 सेमेस्टर पढ़नी होगी,
आपने सबसे पहले एंट्री टेस्ट पास करना होगा, किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना होगा, फिर आपने 8 सेमेस्टर पढ़ने होंगे। उस 8 सेमेस्टर में आपने हर सेमेस्टर के अंदर 5-6 बुक्स पढ़ेंगे और हर बुक्स में आप एग्जाम देंगे और आप 50% मार्क्स लेंगे। अब हर सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ी वो सब पास की 45%, सेकंड सेमेस्टर में आपने स्पेसिफिक बुक्स पढ़ी वो आपने पास की, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में। अब जब आप 8 सेमेस्टर पूरी करेंगे और 8 सेमेस्टर में आप लेट सपोज 50 या 60 सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उसमें 50% मार्क्स लेंगे और एक खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो तब आपको इंजीनियरिंग की डिग्री 4 साल बाद मिलेंगी। तो अब इंजीनियरिंग डिग्री के लिए आपने जो छोटी-छोटी स्टेप्स की ना, एक-एक सेमेस्टर में आपने एक-एक बुक पास की, एक-एक जो सब्जेक्ट है वो पास की, तो इसको कहती है ऑब्जेक्टिव्स। ये स्पेसिफिक होती है। यानी आप इंजीनियरिंग के लिए एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 45% 50% मार्क्स जो है आपने उसमें लेना होगा और एक सेमेस्टर 6 महीनों का होता है। तो ये स्पेसिफिक होता है। अब लेट्स सपोज मैंने सारी इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट फेल किया। मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है? कभी भी नहीं मिलेंगे। जब तक मैंने वो सब्जेक्ट पास ना की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में या आप मैनेजमेंट सिस्टम में एम्स हासिल करना चाहते हैं, तो उस एम्स के लिए जितनी भी जरूरी ऑब्जेक्टिव्स है वो सब ऑब्जेक्टिव्स आपने पूरी करनी होगी। तो जब आप ऑब्जेक्टिव्स पूरी करेंगे, फाइनली आपका एम्स हासिल होगा। तो एम्स क्या होता है? फाइनल आउटपुट होता है, फाइनल आउटपुट। उस एम्स के लिए आप छोटी मोटी काम करते हैं, तो फाइनली आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल होता है। मैं एक और मिसाल में दे रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस में मैं महाना 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ। टैक्स में 1 लाख रुपए उस बिजनेस में कमा रहा हूँ। अब मैंने ये एम सेट की, गोल्स मैंने सेट की कि मैं इस महाना कमाई में जो है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, यानी उसमें 50% या उसमें 20,000 रुपए जो है महाना मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये मैंने गोल सेट की। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा? मेरा तो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा था और मैं टैक्स 1 लाख रुपए कमा रहा था। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाऊं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? एक्स्ट्रा बिजनेस स्टार्ट करूंगा, एक्स्ट्रा कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा और उसमें जो है मेरा कोशिश होंगी कि मेरा जो 20,000 रुपए महाना जो इंक्रीमेंट है वो इससे हासिल हो सके। तो जो एक्स्ट्रा बिजनेस और एक्स्ट्रा काम जो मैं कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ या कोई एक्स्ट्रा मैं मेहनत कर रहा हूँ, ताकि मेरा एम्स जो है 20,000 रुपए महाना का वो मैं जो है पूरा करूं, तो इसके लिए जो कोशिश मैं कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्टिव होता है। अब फाइनली महीने के आखिर में मैं 20,000 रुपए लेता हूँ एक्स्ट्रा, तो ये मेरा वो गोल्स जो है वो अचीव हुई। तो गोल्स के लिए आपने ऑब्जेक्टिव करने होंगे। अब अगर गोल्स आप हासिल करना चाहते हैं, सॉरी, जी, गोल्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरी करनी है। अब आती है सेफ्टी की तरफ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी साइट सेफ हो, मेरा एक गोल है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में, आई विल प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस, या मेरा गोल है टू रिड्यूस एक्सीडेंट रेट, या मेरा गोल है जीरो एक्सीडेंट, मेरा गोल है। अब ये जीरो एक्सीडेंट्स जो है वो मुफ्त में नहीं आ सकती। जीरो एक्सीडेंट अचीव करना मुफ्त में नहीं आ सकता। उसके लिए आप छोटी मोटी कुछ मेहनत करेंगे। आप क्या करेंगे? साइट पे एक एक वर्कर को आप ट्रेनिंग देंगे, साइट के अंदर एक एक जगह की आप इंस्पेक्शन करेंगे, साइट के अंदर हर चीज की रिस्क असेसमेंट करेंगे, साइट के अंदर आप हर मशीनरी की रोजाना बेस पे, मंथली बेस पे, वीकली बेस पे मेंटेनेंस करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे, आप हर चीज के लिए डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मेथड स्टेटमेंट या सेफ सिस्टम आप वर्क या ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे, आप डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स बनाएंगे। अगर कोई बंदा जो है सेफ्टी की वायलेशन कर रहा है उसको सजा देंगे। तो जब ये चीजें आप करेंगे तो आपकी साइट के अंदर एक्सीडेंट्स जीरो होंगे, तो आपका गोल्स हासिल होगा। तो गोल्स और ऑब्जेक्टिव में फर्क होता है। गोल्स फाइनल आउटकम होता है, गोल्स इज अ फाइनल आउटकम, और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फॉर द अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, द छोटी छोटी स्टेप्स जो हम करते हैं गोल्स के अचीव यानी फाइनल आउटकम के लिए, जो हम छोटी छोटी स्टेप्स करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। और वो ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी आप कुछ स्पेसिफिक काम करते हैं और उसकी वजह से आपकी गोल्स पूरे होते हैं। तो पॉलिसी में या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एम्स और ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं कंप्लाई विद लॉ। अच्छा, एम्स पॉलिसी जो है या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट आपको कंप्लायंस, आपकी कंप्लायंस इंश्योर करते हैं।
स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में ये भी होता है कि हमने लॉ को भी फॉलो करना है, कवानीन को भी हमने मानना होगा, अपनी कंपनी के अंदर हमने कवानीन को भी लागू करना है, उसको भी पूरा करना है। अचीविंग स्टैंडर्ड, अब अचीविंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताया कि व्हाट इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज द रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग, रिकॉग्नाइज्ड वे यानी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। जो सारी दुनिया में माना जाता है वो तरीका किसी काम करने का, किसी चीज करने का, सारी दुनिया में वो तरीका जो सारी दुनिया में माना जाता है उसको स्टैंडर्ड कहते हैं। अब जब हम, आप देखिए, जब हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हम स्टैंडर्ड भी अचीव करेंगे, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड अचीव होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ही है जो हमारी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। तो जब हम गोल्स हासिल करने के लिए, ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जब हम कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड्स आएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट होंगे, बाय डिफॉल्ट होंगे। अब लेट सपोज मैंने जो मिसाल दी आपको, सीएसएस करना चाहता हूँ, जब मैं सीएसएस के लिए कोशिश करूंगा, स्टडी करूंगा, डाइवर्स फील्ड जो है वो स्टडी करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी ग्रूमिंग होंगे, मेरी नॉलेज में इजाफा होगा, मेरी ग्रूमिंग होगी, मेरी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग से स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो इस तरह अगर साइड के अंदर अगर हम सेफ्टी के स्टैंडर्ड या गोल्स हासिल करने की कोशिश करेंगे तो इस तगदूद में, इस मेहनत में हम स्टैंडर्ड्स हासिल करने में कामयाब होंगे, हमारे कंपनी के अंदर स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होंगे। अच्छा, फिर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलिसी में क्या होता है, रिमाइंड वर्कर एट ऑल लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर वर्कर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है। इस सेक्शन में ये होते हैं हर वर्क की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ये जिम्मेदारी आपने पूरी करनी है। इसके अलावा साइन एंड डेटेड बाय द सीनियर मोस्ट पर्सन, पॉलिसी या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ये इस पे साइन होगी, सीनियर मोस्ट पर्सन की साइन होगी, कंपनी की जो सीनियर मोस्ट पर्सन है उसकी साइन इस पे होनी चाहिए, पॉलिसी पे उसकी साइन होनी चाहिए। सीनियर मोस्ट पर्सन की पॉलिसी पे साइन और डेट होने चाहिए। अब सीनियर मोस्ट पर्सन इस पे क्यों साइन करता है, कोई और बंदा क्यों नहीं कर सकता, कोई मिडल मैनेजमेंट वाला क्यों नहीं कर सकता? उसका ये वजह है कि टॉप मैनेजमेंट इसलिए साइन करेगा कि इस पॉलिसी को ऑथराइज करे, एक चीज इसको ऑथराइज करे कि ये हुक्म टॉप से आया हुआ है और ये जो कह रही है ये टॉप मैनेजमेंट यानी इस कंपनी का मालिक कह रहा है, इसको ऑथराइज करे। दूसरी बात, इससे मालिक के कमिटमेंट जाहिर होते हैं, उसकी इरादे जाहिर होते हैं कि ये जो चीज मैं कह रहा हूँ, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये मैं खुद कह रहा हूँ और उस पर साइन करते हैं। तो पॉलिसी को अथराइज और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसीलिए जरूरी है कि इस पे टॉप मैनेजमेंट वाला साइन करेगा और डेट इस पे इसीलिए लिखेगा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिसी एज वेल एज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ये रिवाइज होती है हर साल बाद। तो डेट इस पे इसीलिए लिखा जाता है कि हमें पता चले कि कब इस पॉलिसी को हमने रिवाइज करना है, नेक्स्ट रिवीजन डेट कब है। अगर आज मैंने पॉलिसी बनाई, आज 25 सितंबर 2022 है, तो ये इसका नेक्स्ट रिवाइज डेट होगा 25 सितंबर 2023। तो इसीलिए इस पे डेट जरूरी है कि हमें पता चले कि पॉलिसी पुरानी है या नई है या कब रिवाइज करना है। तो डेट इस पे जरूरी होना चाहिए। इसके अलावा जो है रिव्यू, रेगुलर रिव्यू, पॉलिसी जो है वो रेगुलर रिव्यू करना चाहिए, हर महीने इनवली पॉलिसी जो है वो रिव्यू करना जरूरी होता है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव्स कल पढ़ेंगे, आज के लिए ये काफ़ी है।